दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले आइए बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा बंगाल विभाजन के बारे में जान लें। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और ये 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हुआ था। तो याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के दिन संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कार्लाइल सर्कुलर ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है और बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। इस बायकाट और स्वदेशी आंदोलन की जान छात्र और नौजवान थे, इसलिए सरकार ने छात्रों को इस आंदोलन से दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए थे। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं आप जानिए कि 10 अक्टूबर 1905 को बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेटों के पास एक गुप्त गश्ती पत्र भेजा गया था। चूँकि इस पत्र पर बंगाल के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव RW कार्लाइल के हस्ताक्षर थे, इसलिए ये कार्लाइल सर्कुलर के नाम से मशहूर है। इसके तहत जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित कर दिया जाए कि यदि उनके विद्यार्थी इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में कृष्णचंद्र मिश्र ने एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया था, जिसके सचिव सचिंद्र प्रसाद बसु थे। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर जारी हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था और ये सर्कुलर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित था। कुल मिलाकर इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थाओं से जो छात्र हैं उनको इस आंदोलन में भाग न लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिलाधिकारियों को और उन स्कूलों के प्राचार्यों को। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में सत्य क्या है? तो सही है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। और आप जान लीजिए कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले लोग कौन थे? तो उत्तर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले बंगाल के छात्र और नौजवान थे। दोस्तों 7 अगस्त 1905 देखिए 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हुआ था। हालांकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही।
स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था और इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये आंदोलन बंगाल के किसानों को तो प्रभावित नहीं कर सका था, लेकिन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग को प्रभावित किया और इसमें शहरी उच्च और मध्यम वर्ग के छात्र और नौजवान शामिल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था? तो 1936 में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो जान लीजिए दोस्तों, 1911 में, दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब आइए दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। प्रश्न है कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर, तिथि याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो आप जानते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो ये थे गणेश वासुदेव जोशी। दोस्तों गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए थे और इनको सार्वजनिक काका भी कहा जाने लगा था। उन्होंने देसी व्यापार उत्तेजक मंडल की स्थापना करके स्याही, साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रोत्साहन किया था और इनकी बढ़ती सार्वजनिक लोकप्रियता के फलस्वरूप इन्हें 1877 में आयोजित शाही दरबार में आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने स्वयं के द्वारा बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये था 13 फरवरी 1931 को दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली से जो है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अब आते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पर। 1916 में दोस्तों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों पक्ष जो उग्रपंथी यानी गर्मपंथी थे और नरमपंथी दोनों एक हो गए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने के संबंध में समझौता किया था। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है कि किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? तो ये था लखनऊ समझौता। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1916 यानी 1916 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को किसके द्वारा स्वीकार किया? तो ये था लखनऊ समझौता और इसके द्वारा कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया और इसी बैठक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? तो ये था मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के करीब आए और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने का समझौता किया था।
अब आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो ये प्रश्न है आया है, और 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रशासनिक सुविधा के का हवाला दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा की गई थी, और लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अब आते हैं होम रूल लीग आंदोलन 1916 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन के रूप में होम रूल आंदोलन महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो एनी बेसेंट और भारत में होम रूल लीग आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने में एक तरफ एनी बेसेंट और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक का नाम महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर को बनाया गया था। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में आप देख सकते हैं GR खापर्डे, BS मुंजे, RP कंडरीकर चुने गए थे। और तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो पूना में। और देखिए 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। दोस्तों, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव और चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही। इसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। दोस्तों, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रचार करने के लिए न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का संपादन किया। और आप जान लीजिए कि जो तिलक का होम रूल था कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत तथा बरार में था। इसको छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट का था। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और आप जान लीजिए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो 1917 में होम रूल आंदोलन रोक दिया गया था। और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो पूना में की थी। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो 1917 में रोका था। और आप देख लीजिए कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? तो ये नाम है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी और थियोसोफिकल सोसाइटी का पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र निकाले थे। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को नज़रबंद कर दिया। ये घटना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। वे भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थीं, वे भारत को होम रूल दिलाना चाहती थीं। इसी कारण गांधी जी से इनका मतभेद था। उन्होंने गांधी जी को शैतान तक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित है।
दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था और चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों की कहानी सुनाकर वहां आने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी। तो ये एक पद्धति थी, एक व्यवस्था थी जहाँ पर किसान को 3/20 हिस्से पे जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य किया गया था। ब्रिटिश जो नील खेती करने वाले किसान थे, नील खेती करने वाले किसानों के कुल जमीन के 3/20 हिस्से पर ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा नील की खेती करने को बाध्य कर दिया गया था और ये जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नटाल, नटाल कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया और इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले महात्मा गांधी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे। तो गांधी जी के राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का वर्ष 1919 है। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी की एंट्री हुई थी। अब आइए किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे। तो आप जानते हैं खेड़ा आंदोलन 1918 से वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल कब अस्तित्व में आया था। तो वर्ष 1928 में अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे। तो ये था बारदोली सत्याग्रह। और आप जान लीजिए बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और बारदोली की महिलाओं की ओर से उनको ये सम्मान या सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये केरल में हुआ था। आपके लिए प्रश्न है कि ये कब हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था। तो सैयद अहमद बरेलवी ने। दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति किससे संबंधित था। तो हाली पद्धति का संबंध एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी से था। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित है। कलिप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है। तो ये बारदोली सत्याग्रह से है। और सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे। तो बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन से जुड़े थे। अब आइए देखते हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रश्न है दोस्तों, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 1929 में नागपुर अधिवेशन में दोस्तों कौन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी।
कहाँ पर? बम्बई में। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल बजाज थे। और इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? तो ये दीवान चमन लाल थे। याद रखिएगा दीवान चमन लाल बजाज अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम महामंत्री थे। अगला प्रश्न है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन इनमें से भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे। देखिए बीपी वाडिया और एनएम जोशी। दोस्तों बीपी वाडिया और एनएम जोशी भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि 1920 में दोस्तों बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल आंदोलन, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।